ये है फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश चंद्र राजपूत। लाख जुबान खामोश रखते रखते अब दर्द उनका भी फूट पड़ा है। वर्तमान सरकार में सांसद और विधायकों की हैसियत क्या हो गई है, उनके दर्द से समझ में आता है। हालांकि जो लफ्ज वो मीडिया के सामने रख रहे हैं वो बहुत ही नपे तुले अंदाज में, लेकिन फिर भी इन लफ्जों के मायने भी अपने हैं और अंदाजे बयां का मतलब भी होता है। जब सांसद की ये हालत है कि अधिकारी सुनते नहीं और अगर सुनते भी हैं तो उसका तरीका बड़ा तकलीफदेह है, तो फिर आम आदमी की बिसात भी क्या। अब देखिए कि जब वो अधिकारी निष्पक्ष रूप से किसी जन समस्या का समाधान करते रहें तो स्वाभाविक है वो समस्याएं हमारे पास कम आएंगी। और जब कहीं न कहीं अधिकारी लोग उस समस्या में हीला हवाली करते हैं या गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें सांसद के पास, विधायक के पास, अपने नेता के पास, अपने कार्यकर्ता के पास, बड़े लीडर के पास जाना चाहिए तो अधिकारी जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और जो लोग शिकायत लेके हमारे पास आते हैं वो एक बार दो बार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के बाद ही हमारे पास आते हैं। सीधे सीधे किसी को कोई समस्या होती नहीं, पहले वो अधिकारी के पास ही जाता है। जब अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं ले लेता है तो वो समस्या हमारे पास आती है। दरअसल कोविड के खिलाफ जंग में पूरा देश और प्रदेश एकजुट है, लेकिन ये मंच के सामने का नजारा है। मंच के पीछे जो खेल चल रहा है उसमें अधिकारियों की कमाई, उसमें निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए सब तत्पर दिखते हैं। जिसके खिलाफ जांच की संस्तुति सांसद करते हैं, उसकी जांच स्वयं वही आरोपी अधिकारी करता है। ये तो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि का उपहास है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल आपने सही पूछा है। और मुझे याद है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बने हैं तब से मैंने लेके जितनी भी शिकायतें की हैं, और ये नहीं मैंने नहीं, हमारे जैसे जितने भी जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में जिसने भी शिकायतें की हैं, पता नहीं महाराज जी तो उसमें लिख लेते हैं, लिखने के बाद में फिर उनके संबंधित अधिकारी लोग वो नीचे जिसके खिलाफ में जांच लिखाई जाती उसी के पास वो जांच होने जाती है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बातों को अफसरों ने गलत बता दिया है। इससे रुष्ट सांसद बोले कि लगता है शासन मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि अधिकारियों का राज चल रहा है, जो कि अफसर सभी को निराश कर रहे हैं। पिछले दिनों सांसद ने कोविड-19 अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भोजन गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट। ये तस्वीर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो की, जो 28 मार्च 2020 की रात एक होटल से फरार हो गया था। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के सेंट्रल जेल से मेरठ जाते समय फरार हो गया था बदन सिंह। इसी क्रम में अपराधी बदन सिंह बद्दो को मेरठ से भगाने में अहम रोल निभाने वाले फर्रुखाबाद पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त। गौर से देखिए FIR की इस कॉपी को, जरा ध्यान लगाकर देखिए, क्योंकि ढंग से देखेंगे तो मामला समझ में आएगा। दरअसल ये FIR दर्ज करवाई है गार्गी दीक्षित ने, जो पीड़िता हैं, और FIR में उनका पता पनके दिख रहा है। सब कुछ ठीक है, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और उसका अधिकार भी है। लेकिन अब जो हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहे हैं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस फोन रिकॉर्डिंग में एक तरफ है ग्वालियर से गार्गी दीक्षित के ससुर और दूसरी तरफ है तत्कालीन थाना अध्यक्ष सजेती शैलेंद्र सिंह, जो वर्तमान में थाना अध्यक्ष पनकी हैं। अब देखिए, यही गार्गी दीक्षित पहले सजेती के थाने में अपना प्रार्थना पत्र देती हैं और अब पनकी में। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हेलो, हाँ बोलो भैया। शिव कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मैं जनपद कानपुर नगर से SO सजेती बोल रहा हूँ, थाना अध्यक्ष सजेती। हाँ सर बोलिए। आपके बेटे क्या नाम है? वैभव? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वैभव बादल। वैभव की शादी जो है गार्गी दीक्षित से हुई थी? जी हाँ हुई थी। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? फिर इन्होंने एप्लीकेशन दी है हमारे यहाँ गार्गी दीक्षित ने। कहाँ दी? आप लोग रखते नहीं हो? कहाँ दी है? हमारे यहाँ। कौन सी जगह है? कौन बता? इनकी आई है। कौन सी जगह आई है जो तो बता दो।
थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर। पहले बताया ना, ऐसो सजेती बोल रहा हूँ सर। कानपुर नहीं सुन पाया मैंने, कंफ्यूज न कर, ठीक है ना। अब सुन लिया आपकी बात, ठीक है ना। हाँ तो पहले ही बोल रहा हूँ मैं कि ऐसो सजेती बोल रहा हूँ, जनपद कानपुर नगर से। कानपुर नगर नहीं सुन पाया, इसलिए मैंने पूछा श्रीमान जी। हाँ तो ऐसो सजेती बोल रहा हूँ मैं, जनपद कानपुर नगर से। समझ गए सर। अब ऐसा है, ठीक है। हाँ जी। मैंने उनके पास नोटिस भेज दिया है, जो समस्या है, ठीक है ना सर। और उसका जो है उनके तामील भी कर रहे हैं ग्वालियर में। काय का नोटिस दे दिया है तुमने? इन्होंने तो वो तो बता रहे हैं वो तलाक वलाक वाला डाला है कुछ। हाँ, तलाक ही डाला था। तलाक डाला है तो किस बेहाफ पे डाला था तलाक? इन्होंने कई आरोप लगाए हैं उसमें। अगर मुकदमा लिख जाएगा आपके खिलाफ तो परेशानी हो जाएगी, पूरे घर भर को जेल चले जाओगे आप। अरे आप श्रीमान जी सुनिए तो, आप श्रीमान जी हमें वो जब पता चले तब तो हम बता पाए कि क्या हम बोले, क्या आपके पास डाला है। एप्लीकेशन तो मिले हैं। आरोप लगाए हैं। सुनो पहले मेरी बात। जी सर। पहले मेरी बात सुन लो। इनके जो आरोप है वो है दहेज उत्पीड़न से संबंधित है जी। कि दहेज में कार मांगते हैं, ना देने पे प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, समझे जी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है जी। और एक बार जो है प्रार्थनी प्रेग्नेंट हुई थी तो जबरदस्ती मेरा गर्भपात करा दिया। अच्छा। इस तरीके के आरोप है जी। अब हम बोले सर। हाँ, हम आपसे निवेदन करें, कुछ कर सकते कि नहीं? बिल्कुल निवेदन करें। तो करें। निवेदन ये है कि वो शादी में 4-5 दिन रही है, ठीक है ना, और चौथी चल जाती है। इसके बाद सेकंड जब हुई है तो दोबारा आई तो भी 4-5 दिन रही है, ठीक है ना। और इसके बाद 2 दिन के लिए आई थी मई में, तो वो पूरा हमारे पास हमने दिया है। अब आप बताइए इन दिनों में इतने में ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हमने कब मांगा उसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना, ठीक है ना सर। प्रूफ तो चलो ठीक है, प्रूफ तो वो देगी। नहीं वो तो देगी सर। हमें बताइए निवेदन, हमें या तो वो मिल जाए तो हम फिर आपको जवाब दे दें, ठीक है ना, या हमें बताइए कि हमें कहाँ पेश होना है, क्या करना है, हमें बताएं। आपको क्या मिल जाए? आपको पेश होना है, आप हमारे पास आए थाना सजेती में, मैं उनको बुलवाता हूँ। कब तक बैठ के बात होगी। कब तक सर? जब आ जाए, जितने जल्दी आ जाए आप। नहीं तो अब हमें जो है 1 मिनट सर, आप या तो नोटिस पहुंचा दो हमें, नोटिस पहुंचाओ, ठीक है सर। आएंगे हम, क्योंकि यहाँ चल रहा है न्यायालय प्रकरण यहाँ चल रहा है ग्वालियर के अंदर। हमें भी तो नोटिस चाहिए ना सर। अब तो आपको समझ में आ ही गया है। दरअसल द पंचौरा न्यूज इस बात का हिमायती हमेशा से है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से थानेदार के ट्रांसफर से प्रार्थी का पता बदलता है, जिस तरह से वर्तमान थाना अध्यक्ष पन के शैलेंद्र सिंह का किसी केस विशेष से मोह लगता है, इसके चलते उनके कार्यकलाप पर शक पैदा होता है। इसलिए द पंचौरा न्यूज ये भी चाहता है कि कानून की आड़ में किसी शरीफ इंसान की इज्जत भी न नीलाम की जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर में लगातार गंदगी के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। कभी डुगडुगी बजाकर तो कभी गली गली जाकर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे लगातार लोगों को गंदगी के खिलाफ सचेत कर रही हैं। इसी क्रम में मेयर प्रमिला पांडे, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, नगर निगम के आला अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ मिलकर श्रमदान अभियान चलाया। हाथों में झाड़ू लेकर सभी लोगों ने सफाई की और निवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। ये कानपुर का पुराना कानपुर वार्ड है। जब से दुनिया के सर्वमान्य लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जिम्मेवारी पर आए हैं प्रधानमंत्री की, अनवरत लगातार उन्होंने भारत के अंदर स्वच्छता की महत्व पर, स्वच्छता को वरीयता पर रखकर ऐसे करके उन्होंने काम करने का एक आह्वान किया और आह्वान आंदोलन बना, जन आंदोलन बना। आज जिस चरण पर भारत के अंदर स्वच्छता का जन आंदोलन है, वो जब तक जन भागीदारी और जन स्वभाव में परिणत नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है
कि वो जब तक जन जन के आचरण में नहीं आएगा तब तक ये इसको माने परिपूर्णता नहीं मिलेगी। कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई नेतृत्व इस विषय को महत्व तो दे सकता है, आगे तो बढ़ सकता है। हमारी कानपुर की सम्मानीय मेयर हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया है इस शहर के अंदर, और वो वार्ड वार्ड में जाकर स्वच्छता के प्रति, गंदगी के अगेंस्ट जाकर लोगों के प्रति जागरूकता का एक अभियान, एक कार्यक्रम चला रही हैं। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ हैं। कानपुर नगर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में कानपुर ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कानपुर ने 38 अन्य शहरों को पछाड़कर 25वां स्थान हासिल किया है, जबकि विगत वर्ष शहर 63वें नंबर पर था। शहर की रैंक 4 साल से लगातार सुधर रही है। वहीं मेयर ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि ना तो गंदगी करें और ना ही किसी को करने दें। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अगर लोग अभी भी सफाई नहीं रखेंगे तो उनको ऊपर चालान की कार्यवाही की जाएगी। हर संडे हमारा श्रमदान है। हम पूरे अपने शहरवासियों से हम पहले भी प्रार्थना किया, आज भी प्रार्थना किया कि हर शहर में हर संडे को हम श्रमदान करेंगे, और श्रमदान करेंगे तो श्रमदान करेंगे। आज मैं 1 घंटा का श्रमदान लेकर आई हूँ तो मैं करूँगी। आज हमारे साथ सदैव हमारी नीलिमा जी कटियार मंत्री जी थी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए मैं अपने इस देश के प्रधानमंत्री का सपना, किसी का कोई सपना तब पूरा होता है जब लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। लेकिन जैसा हमें हर जगह, मैं डुगडुगी वाली में जा रहा हूँ, जिस तरह जनता हमारे साथ जुड़ रही है, अब हमें आशा हो गया कि निश्चित तौर पर जनता के साथ मिलकर के हम सफाई करेंगे। लेकिन एक अपील मैंने जनता से और की है, जैसा कि अगर गंदगी करेंगे तो उनको रोकेंगे, टोकेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर अपने हिसाब से उसको मसा। राष्ट्रीय स्तर पर तो कानपुर की हालत सुधरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में कानपुर 2 स्थान लुढ़ककर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। देश प्रदेश के जैसे ही कानपुर में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्थितियां मुश्किल भरी हो रही हैं। कानपुर जिला जेल में 61 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम के माथे पर पसीना आ गया था और जेल के अन्य कैदियों में भी कोरोना का डर सताने लगा था। क्या व्यवस्था जेल में है, इसे लेकर देर रात डीएम और डीआईजी अचानक जेल की व्यवस्था को चेक करने के लिए पहुँच गए। जिला कारागार का निरीक्षण किया गया, जिसमें बैरिक चेक किया गया और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु तैयारियों के संबंध में जानकारी की। इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जेल का जो रूटीन इंस्पेक्शन में डीआईजी साहब और हमारी पूरी टीम ने आज किया है, यह एक नियमित इंस्पेक्शन के दौर में ही है और जेल में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली हैं। हर बैरक का नियमानुसार निरीक्षण किया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस की पूरी टीमें लगी रही हैं। जहां तक कोविड संक्रमण का सवाल है, निश्चित ही जेल में, कानपुर जेल में कोविड के संक्रमण पाए गए हैं। यहां पर एक वार्ड को पूरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और उसमें मरीजों को रख करके उनका उपचार किया जा रहा है। जो गंभीर रोगी हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा गया है। दरअसल जेल को लेकर प्रशासन अत्यधिक सावधान है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आगे आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए कोई मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। कानपुर जिला जेल में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या एक तरफ जहां बढ़ रही है, वहीं थाने भी अब कोरोना की जद में आते जा रहे हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि खबरों के मुताबिक बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी भी इन दिनों बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर चौबेपुर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
देश और प्रदेश की तरह कानपुर भी जंग लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, लेकिन ये जंग अधूरी तैयारियों के साथ लड़ी जा रही है। एक तरफ कानपुर में कोरोना के प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल की हालत ऐसी है कि खुद अस्पताल आईसीयू में नजर आ रहा है। हालत ये है कि लाला लाजपत राय अस्पताल यानी हैलेट अस्पताल में 4 प्रमुख पदों का कार्यभार सिर्फ एक ही महिला अधिकारी पर है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, वाइस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिसिन हेड हैलेट समेत 4 पदों का कार्यभार देख रही हैं डॉक्टर ऋचा गिरी। जिसके बारे में बता दें आपको कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, वहाँ पर एक वाइस प्रिंसिपल का पद जनरेट, तो वाइस प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया कि जो कोरोना की ये जो महामारी चल रही है। ईंटों की दीवार है लेकिन बेकार है, बल्ली लगी है, टीन रखी है, पर सुरक्षित नहीं कोई आधार है। कुछ इस तरह से गुजर रही है इन माँ बेटी की जिंदगी। इन्हें भी अच्छे दिन आने का इंतजार है। जहाँ एक और सरकार राम राज्य लाने की बात कह रही है, अच्छे दिन लाने की बात कह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रशासनिक संवेदनहीनता के चलते कन्नौज में एक बुजुर्ग विधवा का परिवार ग्रामीणों की दया पर जीवन काट रहा है। बारिश में इस विधवा बुजुर्ग के सिर के ऊपर छत नहीं है। जर्जर कच्चे मकान का क्या भरोसा, रोज पानी के साथ मिट्टी बहती ही रहती है। ये है कन्नौज के सदर ब्लॉक का तकिया गांव और वहां पर रहने वाली मुन्नी बेगम की कहानी। आप ऐसे ही बहुत बरसात में गुजर करते हैं, ऐसे सारी रात में बैठे रहते हैं, पानी उलीचा करते हैं। मातारी बिटियाँ समस्या अभी तक नहीं मिली है। आप बहुत परेशान हैं और हर जगह बताओ हम कहाँ से पैसा मांग के लाएं, जो हम दें उन लोगों को तो हमें मिले। हमें कहीं पैसा भी नहीं मेरे पास, हम कहाँ से लाएं जब पैसे की मांग करता है। मेरी छत कुछ नहीं है, ऐसे चूती है, मेरी पन्नी पड़ी है, छतत वगैरह कुछ नहीं है। मेरी बेटी है जवान, शादी करने के लिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब कमाने वाला मेरा कोई नहीं है। हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली कॉलोनी के लिए भी प्रधान को कुछ चाय पानी की दरकार रहती है। तकिया की इस विधवा की बदहाली को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं महज दिखावा है, जिसे सरकार के मंत्री भाषणों में और सरकारी अफसर कागजों में ही पूरा करते हैं। बेटी भी फरियाद लगा रही है कि सरकार उसकी मदद करे। घर की दिक्कत बहुत है, बरसात होती है, रहने की जगह नहीं, छप्पर है, पन्नी, तो इसलिए दिक्कत है। पानी यानी बहुत गिरता, बहुत सालें हो गई तो कोई सुनवाई नहीं। में इतने पास पैसे होते नहीं तो किसी के पास जाओ, इन प्रधान से का प्रधान कुछ सुनते नहीं। ये बोलते जबकि साल देंगे कि फार्म भर के दो, फार्म भर के देते, कुछ हुई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री पे जा उनके पास के, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, नहीं मिली। सबे मिली गांव में, मगर हमें नहीं मिली। मेरे पास इतना है नहीं तो हम सबको दें तो हमें मिले, इसलिए इनके पास है तो दे देते हैं या वो मिल जाती है। मेरे पास इतना है नहीं सब कुछ। घर का जब मुखिया ना हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, ये भी समझ में आता है। जब जनप्रतिनिधि संवेदनशील ना हो तो जनता का आलम क्या होता है, ये भी पता चलता है। लेकिन अब द पंचौरा न्यूज ये जरूर इंतजार करेगा कि इस परिवार को भी कानूनन जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो मिले। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये है मुसर्रत अली पुत्र सज्जाद अली निवासी किदवई नगर, जिनकी तस्वीर आपको सीधे तौर पर ये बयां कर देती है कि इनके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ है, क्योंकि शरीर पर लगे घाव ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि ये घाव चाकू के हैं और पीड़ित खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर चाकू से हमला हुआ है। लेकिन सौरिक पुलिस इसको लाठी डंडे का घाव बता रही है और वो भी मेडिकल परीक्षण से पहले। अब आप ही सुनिए कि क्या कह रहा है ये पीड़ित मुसर्रत अली। मेरे साथ ये घटना हुई, मैं अपनी बीवी को, अपनी बेटी को कबीरपुर से लेने के लिए जा रहा था। जब हम बाग के करीब पहुँचे तो कुछ लोग पहले से वहाँ घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, फिर मेरे ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करने लगे। मैं अपनी जान बचाकर बाइक छोड़ के मैं भागा। जब नगरिया में दुकानदार के सामने आया तो बहुत कुछ लोग इकट्ठे हो गए। ये लोग इतनी सुन के
ये अपने अपने घरों को भाग गए। पीड़ित ने साफ तौर पर सौरिक पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट से पहले ही दबाव डालकर धारदार हथियार की बजाय लाठी से हमला दिखा रही है। पीड़ित और उसके बेटे को बस इंसाफ की उम्मीद है। घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन धारदार हथियार होने के बावजूद हमसे हमारे बच्चों से FIR में लाठी डंडे का लिखवाया गया और जो मेरा घाव थे और जो हमारे ऊपर जो चाकुओं से वार हुआ वो धारदार हथियार यहाँ किसी ने नहीं लिखे। घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। हमसे और हमारे बच्चों से धारदार हथियार के बजाय लाठी से हमला लिखवाया गया है। मामला क्या, हम बैठे हुए थे तो एकदम अचानक नगरिया के निवासियों से सूचना मिली हमें कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। तो मैं पहुंचा वहाँ तो मेरे पापा मूर्छित हालत में पड़े हुए थे। जब पड़े हुए थे तो मैं घबरा गया देख के, फिर मैं उनको अस्पताल लेके गया। जब मैं अस्पताल लेके गया, उनका ट्रीटमेंट कराया, फिर मैं थाने में आया और थाने में आने के बाद जब मैंने कहा तो वहाँ धारदार हथियार की जगह पर हमसे लाठी डंडे दबाव डाल कर लिखवाया गया और फिर इसलिए मेरा केस हल्का हो जाए और इसमें कोई भी वो ना रहे, तो हमको बस न्याय मिलना चाहिए। जब मैं थाने में आया तो धारदार हथियार की जगह लाठी डंडा लिखवाया गया है ताकि केस हमारा हल्का हो जाए। ग्राम और नगर क्षेत्र में आमतौर पर इंसान की पीड़ा इस सरकारी तंत्र से इसलिए भी बढ़ जाती है कि किस किस से कैसे निपटे एक आम इंसान। जिस दरोगा या सिपाही ने ये दबाव डाला है, आप बयान बदलो, क्या उस पर कार्यवाही हो पाएगी? उस पर कार्यवाही हो या ना हो, लेकिन क्या इस पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा? बहुत मुश्किल है कुछ भी कह पाना। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक, कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सदर कोतवाली के पाल चौराहा चौकी के खुसटिया गांव में गुरुवार की सुबह गांव के बाहर एक निजी ट्यूबवेल के पीछे अज्ञात युवक का शव अधजली हालत में बरामद हुआ था। मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसे शराब डालकर जलाने का प्रयास किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने जल्द से जल्द युवक की पहचान करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके चलते मृतक की पहचान में जुटी कोतवाली पुलिस को 2 दिन बाद उस समय सफलता मिली जब मीडिया में उजागर हुई खबर पढ़कर कानपुर निवासी मृतक के परिजन कन्नौज आ धमके। उसके परिजनों ने मृतक की पहचान धर्मेंद्र पुत्र जयराम के रूप में की है। तो क्या नाम है उसका? धर्मेंद्र। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये घायलों के प्रेजेंट टाइम रहने वाले कानपुर। यहाँ कन्नौज में वो क्या करते थे? कन्नौज में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। कहाँ? पालका में। तो उनका आपसे संपर्क कब हुआ था आखिरी बार? आखिरी बार सर सोमवार को आए थे मेरे पास, मंगल को कानपुर आ गए थे। इसके बाद मैंने 21 तारीख को फ़ोन किया था, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद से आपका कोई संपर्क नहीं? उससे कोई संपर्क नहीं। धर्मेंद्र कन्नौज नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था और हाजीगंज ईदगाह के निकट स्थित काशीराम कॉलोनी में रह रहा था। धर्मेंद्र की खोजबीन करते हुए उसके घर पहुंच गए, जहां मकान में ताला लगा था और वो गायब था। इसके बाद परिवारजन कोतवाली पहुंचे। वहीं मृतक के भाई शिवम ने काशीराम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी के साथ शिबू सैनी की रिपोर्ट।